सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पोलर सेक्शन मॉडुलस बताना है हमें सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट का। सेक्शन मॉडुलस हम अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला होता है Zp इक्वल टू सेक्शन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है, डी सर। डी सर डी बोल रहे हो, देखते हैं डी आएगा कि नहीं। तो Zp निकालना है तो हमें J बाय रेडियस करना है। तो J क्या होता है किसी भी शाफ्ट का, पाई बाय 32 डी की पावर 4 होता है सॉलिड शाफ्ट का J, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और रेडियस क्या होता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो इसका आंसर आ गया पाई बाय 16 डी की पावर 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो ज्यादा सोचना भी नहीं था, डायरेक्ट आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक शाफ्ट दे रखी है जिसपे हमने टॉर्क लगा रखी है T और अलाउएबल शियर स्ट्रेस भी दे रखी है टाउ। तो शियर स्ट्रेस दे दी टाउ और हमें टॉर्क दे दी T, हमसे डायमीटर पूछ लिया, बस फॉर्मूला लगा देंगे हम, T बाय J इज इक्वल टू जी थीटा बाय L इज इक्वल टू टाउ बाय R। ठीक है, हमें क्या क्या दे रखा है, शियर स्ट्रेस दे रखी है और टाउ दे रखा है। इसका मतलब हमें ये पहला और लास्ट वाला लेना है, इनको बराबर रख दो, T बाय J इज इक्वल टू टाउ बाय R। यहाँ से क्या निकालना है हमको, डायमीटर निकालना है। तो J को डायमीटर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो T अपॉन में पाई बाय 32 डी की पावर 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा टाउ अपॉन में D बाय 2। तो D से D की पावर 4 चला जाएगा D की पावर 3 पे, 2 से 32 चला गया 16 पे। तो अल्टीमेटली हमारे पास D का Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T बाय टाउ पाई और 16 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और अगर हमें D निकालना है तो क्यूब रूट करना पड़ेगा, क्यूब रूट ऑफ 16T बाय पाई टाउ। ए सर, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया A। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम इस सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूला यूज करके अपने क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा वो भी इसी फॉर्मूले से हो जाएगा। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा रिलेशन लेना है, आपको क्वेश्चन को पढ़ने से पता चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें टॉर्क दे रखी है और टाउ दे रखा है, इसलिए हमने पहले और तीसरे वाले को ले लिया। जब क्वेश्चन के अंदर एंगल ऑफ ट्विस्ट की बात करेगा तो हमें ये भी लेना पड़ेगा सेकंड वाले को, लेकिन अभी नहीं की थी तो हमने इसको भी नहीं लिया था। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन को पढ़ के समझ सकते हो कि आपको कौन से दो लेने हैं जिनको बराबर रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास दो शाफ्ट है एक्चुअली, एक का डायमीटर 2D है। रॉड मतलब कंपोजिट इसलिए लेंगे ना सर? क्या बोल रहे हो? कंपोजिट ले लेंगे ना सर इसको सीरीज में? हाँ बिल्कुल, एक तरह से देख सकते हो कि ये दोनों शाफ्ट जो है वो सीरीज में लगी हुई है, बिल्कुल सही। एक का डायमीटर 2D है, एक का डायमीटर D है, एक की लेंथ L है और एक की लेंथ L/2 है। हमें क्या करना है, शियर मॉडुलस भी दे रखा है इनका G। हमें क्या करना है, इसका एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना है पूरी की पूरी शाफ्ट का, इसके फ्री एंड पे एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना है। डी निकालना है सर, डी मान लेते हैं D हमें दे रखा है, पहले थीटा को D की फॉर्म में निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको इंटरचेंज करके हम D निकाल लेंगे। ठीक है, ओके। तो जब शाफ्ट तो जब बार सीरीज में होती है तो हम क्या करते हैं, थीटा को याद है किसी को, कम कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, बिल्कुल सही जवाब। और टॉर्क सेम रहती है ना, T1 इक्वल टू T2, बस यही पता होना चाहिए आपको, प्लस टॉर्शनल फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा काम। तो अगर हमें टोटल थीटा में थीटा दे रखा है तो हमें एक्चुअली थीटा गिवन है, तो थीटा 1 और थीटा 2 निकालते हैं। थीटा 1 क्या आ जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, T बाय J इज इक्वल टू G थीटा बाय L। अब क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी शियर स्ट्रेस की बात नहीं की है, इसलिए हम ये वाला नहीं लगाएंगे, इसको छोड़ देंगे, सिर्फ इससे काम चला लेंगे, T बाय J इज इक्वल टू G थीटा बाय L। तो यहाँ से थीटा निकालो, क्या आ जाएगा TL बाय GJ। तो अगर मैं थीटा 1 लिखूं तो क्या लिखूंगा, T1 L1 बाय G1 J1, और थीटा 2 के लिए लिखूंगा तो हो जाएगा T2 L2 बाय G2 J2। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो T1 है वो T के बराबर है, होगा सेम होगा ना सर? हाँ T सेम होगा, इसलिए T1 को T लिख देंगे, L1 को L1 हमारा कितना है, L है, L का L रख दिया, G दोनों मटेरियल का सेम है इसलिए G को G रहने देते हैं, और J, अब हमें J लिखना है इसका, तो बड़ी वाली अलग, हाँ इसके लिए J कितना हो जाएगा, पाई बाय 32 2D की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि इसका डायमीटर 2D है
है ना, 16 सर, 16 डी की अब पावर 32 4। 2 हो जाएगा, है ना, 5/2 डी की पावर 4 आ जाएगा इसका जी, यहाँ पे लिख देते हैं 5/2 डी की पावर 4। सिमिलरली अब थीटा 2 निकालते हैं, T2 तो T ही है, L इसकी L/2 हो जाएगी, और G को G रहने देते हैं, और इसका π/32 ही रहेगा क्योंकि इसका डायमीटर स्मॉल डी है, तो π/32 डी की पावर 4 हो गया। अब हमारे पास θ1 θ2 आ गया, अब बस इसको प्लस कर देते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2, बहुत आसान था, TL/G J π/2 डी की पावर 4 आ गया था, प्लस TL/2 डिवाइड बाय G π/32 डी की पावर 4 आ गया था। अब यहाँ से जो कॉमन आता है कॉमन ले लो, चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं, T/G π/2 डी की पावर 4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा TL, ये 2 नीचे चला जाएगा, वो कर जाएगा G, और यहाँ पे 5/16 रह जाएगा बस। अब यहाँ से कॉमन ले लो जो भी आता है, TL/G पाई डी की पावर 4 कॉमन आ गया, अंदर यहाँ पे 2 रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, 16 रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, तुम्हारे पास आंसर आ गया 18 TL डिवाइडेड बाय G पाई डी की पावर 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने थीटा निकाला है, लेकिन हमें पेपर में डायमीटर पूछा है, तो बस यहाँ पे रीअरेंज कर लो, डी की पावर 4 क्या हो जाएगा 18 TL अपॉन G पाई थीटा, तो डी क्या हो जाएगा 18 TL अपॉन पाई G थीटा की पावर 1/4। हमारे पास ये ऑप्शन में दे रखा था बी। ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, डायरेक्ट है, टॉर्क प्रोड्यूसिंग ए यूनिट टू स्किन टॉर्शनल रिजिडिटी, बिल्कुल सही जवाब। कैसे टॉर्शनल रिजिडिटी आएगा ये, T/θ होता है सर, क्योंकि हमारा टॉर्शनल रिजिडिटी T/θ नहीं होता, अभी बात करते हैं, T/J इज इक्वल टू Gθ/L होता है, ये होता है सर, GJ। हाँ, टॉर्शनल फॉर्मूला हमारे पास ये है, यहाँ पे यूनिट ट्विस्ट की बात की गई है, और लेंथ की भी बात की गई है, और टॉर्क की भी बात की गई है, तो हम इनको ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला, यूनिट ट्विस्ट है, मतलब थीटा की वैल्यू 1 है, और यूनिटी लेंथ है, मतलब L की वैल्यू भी 1 ले लो, तो T/J इज इक्वल टू G 1 इंटू 1/1 हो जाएगा, तो T किसके बराबर आ गया GJ। तो जो टॉर्क थीटा और L के 1/1 के लिए होती है वो GJ के बराबर होती है, और GJ को हम टॉर्शनल रिजिडिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, टॉर्शनल स्टिफनेस ही आ गया, देखिए यहाँ पे T/θ ही है, T/θ को हम टॉर्शनल स्टिफनेस बोलते हैं, इसको हम K थीटा से भी डिनोट करते हैं कई बार। तो वैसे टॉर्शनल स्टिफनेस आ क्या जाएगी अगर हम फॉर्मूले से निकालेंगे, Gθ/L आ जाएगी, तो T/θ करेंगे तो क्या आएगा GJ/L, तो GJ/L जो है वो टॉर्शनल स्टिफनेस आएगा। तो आप देख सकते हैं टॉर्शनल स्टिफनेस और टॉर्शनल रिजिडिटी में क्या रिलेशन है, एक लेंथ के साथ रिलेशन है ना, ये K मान लेते हैं इसको T/θ, और इसको टॉर्शनल रिजिडिटी को GJ ही रहने देते हैं। तो दोनों आपस में दोनों इक्वल हो जाते हैं अगर L की वैल्यू 1 होती तो, ठीक है, L की वैल्यू 1 के लिए दोनों इक्वल हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे लेंथ कम होगी स्टिफनेस बढ़ जाएगी फॉर द सेम टॉर्शनल रिजिडिटी। क्वेश्चन नंबर 6 है, टॉर्शनल रिजिडिटी इज प्रोपोर्शनल टू, चलिए सोचिए इसको क्या हो सकता है इसका आंसर, डी की पावर 4 सर, डी की पावर 4। डायरेक्ट क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि हमें पता है जीजे होता है टॉर्शनल रिजिडिटी, और जी तो जी है, किसी भी मटेरियल का कांस्टेंट होता है, और जे होता है π/32 डी की पावर 4, तो टॉर्शनल रिजिडिटी डी की पावर 4 के प्रोपोर्शनल है। ये क्वेश्चन अच्छा है। एक सर्कुलर शाफ्ट है जिसका लेंथ है L, और जिसकी लेंथ ठीक है कोई लेंथ होगी, और डायमीटर में डी दे रखा है, और फिक्स्ड एट 1 फिक्स कर रखा है एक एंड, तो हम बना लेते हैं, एक सर्कुलर शाफ्ट बना ली जिसको हमने एक एंड से फिक्स कर दिया, लेंथ को L मान लिया, डायमीटर D है, उसके जो उसका दूसरा एंड है उस पर ट्विस्टिंग मोमेंट लगाया है, टॉर्क लगाई है, मतलब व्हाट इज द एंगल ऑफ रोटेशन, थीटा निकालना है, सॉरी द एंगल ऑफ रोटेशन बोल रखा है, द एंगल ऑफ रोटेशन फ्री एंड पे थीटा आता है इस केस में, लेकिन बोल रहा है कि एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा अगर हमने इसकी लेंथ को कर दिया डबल और डायमीटर कर दिया हाफ, कुछ इस तरीके की शाफ्ट बना दी, लेंथ को 12 कर दिया, डायमीटर D/2 कर दिया, तो कितना थीटा आएगा इधर, थीटा डैश मान लेते हैं उसको, थीटा डैश को निकालना है थीटा के टर्म्स में,
निकाल सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, बस कंपेयर करना है। यस सर। चलिए 1 मिनट का टाइम लीजिए और आप सभी लोग इसको ट्राई जरूर कीजिए। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आ रहा है, ओके चलिए देखते हैं। टी बाई जे इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल। पहले यहाँ से थीटा निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा टी एल बाई जी, और जे की वैल्यू रख देते हैं 5/32 डी की पावर 4। तो इसको यहीं पे रखते हैं अभी। अब इस केस में थीटा डैश निकाल लेते हैं, वही फॉर्मूला लगा के, टी बाई जे इज इक्वल टू जी थीटा डैश अपॉन एल। तो इसकी लेंथ एक्चुअली 2L हो चुकी है, तो यहाँ पे टी बाई जे क्या रख देंगे 5/32। हमें डी की पावर 4 करना है, लेकिन इसका डायमीटर d/2 हो चुका है, तो d/2 की पावर 4 हो जाएगा, और जी थीटा डैश अपॉन 2L है। इसमें से थीटा डैश निकल आएगा कुछ ना कुछ, थीटा डैश इज इक्वल टू टी इंटू 2L अपॉन जी 5/32 इंटू d/2 की पावर 4। ठीक है, तो थीटा डैश आ गया और थीटा पता है, तो थीटा डैश अपॉन थीटा कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो थीटा डैश अपॉन थीटा इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय TL अपॉन जी 5/32 टी की पावर 4। काफी सारी चीजें कट जाएंगी, थीटा डैश अपॉन थीटा क्या बचेगा, जी से जी कैंसिल, टी से टी कैंसिल, एल से एल कैंसिल, और डी पाई से पाई भी कैंसिल, 5/32 से 5/32 कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ ही कैंसिल हो गया एक्चुअली, और डायमीटर की पावर 4 भी कैंसिल हो जाएगी, राइट। तो क्या बचेगा हमारे पास, एक तो ऊपर 2 बचेगा, ये वाला 2, और नीचे क्या था, 1/16 आ जाएगा, यस हाँ 1/16 आ जाएगा, बस और कुछ नहीं बचेगा, इतना ही बचेगा। तो थीटा डैश 8 आ रहा है सर, 8 थीटा। नहीं, 8 थीटा नहीं आएगा ना, 32 सर, हाँ 32। 32 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये आपके क्विज में भी आया था, इनमें से कौन सी अजम्पशन फॉल्स है? सी। एकदम सही जवाब, सी फॉल्स है, बाकी सारी ट्रू है। शाफ्ट का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल। क्रॉस सेक्शन रिमेन्स प्लेन आफ्टर द टॉर्शन, ये भी सही है, और ट्विस्ट यूनिफॉर्म होता है अलोंग द लेंथ, ये भी सही है। ये तीनों सही थे, बट यही है जो गलत था, क्योंकि रेडियल ट्विस्ट नहीं होते हैं। जो टॉर्शन से पहले रेडियस इस तरीके से आर दिखा रहे थे, टॉर्शन के बाद भी वो स्ट्रेट ही रहता है। ऐसा नहीं कि रेडियस को आप इस तरीके से कर्व दिखा दो, ऐसा नहीं होता है, रेडियस स्ट्रेट ही मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यहाँ पे 2 शाफ्ट हैं जिनकी सेम लेंथ है, और जिसमें से एक हॉलो है और एक सॉलिड है, दोनों इक्वल टॉर्क ट्रांसमिट कर रहे हैं और इक्वल मैक्सिमम स्ट्रेस है, देन दे शुड हैव इक्वल। इस क्वेश्चन पे अब आप सोचिए थोड़ा, फॉर्मूला वही लगेगा बट उसको लगाइए और थोड़ा सोचिए, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। सर बी होगा, पोलर मॉडुलस ऑफ सेक्शन। हाँ, इसका सही आंसर बी है, पोलर सेक्शन मॉडुलस या फिर पोलर मॉडुलस ऑफ सेक्शन। तो कैसे होगा, ये देखते हैं। दो शाफ्ट है, दोनों की सेम लेंथ है, और दोनों इक्वल मैक्सिमम स्ट्रेस, मतलब दोनों के अंदर टाउ सेम है, मैक्सिमम स्ट्रेस सेम है मतलब टाउ सेम है, और इक्वल टॉर्क भी है, मतलब टी भी सेम ही है, टाउ और टी सेम है। तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर यहाँ से जे बाई आर की वैल्यू निकालो, जे बाई आर क्या आ जाएगा, टी बाई टाउ, है ना। तो जे बाई आर को ही हम सेक्शन पोलर सेक्शन मॉडुलस भी कहते हैं। तो आप यहाँ से हमें पता चल गया, जो पोलर सेक्शन मॉडुलस है उसकी रेशियो किसके बराबर है, टॉर्क डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेस। और यहाँ पे हमें बोल दिया है कि दोनों के लिए टी भी सेम ही है और दोनों के लिए टॉर्क टाउ भी सेम ही है। अगर दोनों के लिए टॉर्क और टाउ सेम है तो दोनों का सेक्शन मॉडुलस सेम ही आएगा। स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट क्या होती है, चलिए बताइए। बी सर। इसका आंसर डी है। देखिए टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर, है ना। तो यहाँ से टी क्या मिलता है, टाउ इंटू जे बाई आर, जे बाई आर को सेक्शन मॉडुलस लिख लो, तो टी इज इक्वल टू टाउ इंटू जेड, जेड पी। तो इस रिलेशन से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस है ना
ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल में मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी जा सकती है, मैक्सिमम स्ट्रेस मटेरियल में कितनी जा सकती है, वो ये है टाउ, और ये जेडपी सेक्शन मॉडुलस है। तो ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि फॉर द सेम मटेरियल, अगर मटेरियल हमारा किसी भी मटेरियल के लिए, मटेरियल की हम उस पर कितनी टॉर्क लगाएं कि वो थोड़ा सा भी ट्विस्ट हो जाए, तो मतलब कितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम हम उस पर टॉर्क लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो टाउ है, मान लेते हैं इस टाउ की वैल्यू है 350 मेगा पास्कल, ये मान लेते हैं स्टील का मैक्सिमम स्ट्रेस है, ठीक है, और सेक्शन मॉडुलस मान लेते हैं अभी के लिए लेट्स से 10 मान लिया। सेक्शन मॉडुलस की यूनिट क्या आती है, बाय द वे इसकी यूनिट मान लेते हैं मिलीमीटर की पावर 3, राइट, क्योंकि जे की यूनिट होती है मिलीमीटर पावर 4 और आर को मान लेते हैं मिलीमीटर, तो कट जाएगा मिलीमीटर 3 आ जाएगा। तो सेक्शन मॉडुलस और टाउ हमें दे रखा है, तो हमारे पास एक टी आ जाएगा, तो टी कितना आ जाएगा 350 मल्टीप्लाई बाय 10, 350 मेगा पास्कल को न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर ही बोलते हैं एक्चुअली, तो वो कट जाएगा और हमारे पास आंसर न्यूटन मिलीमीटर में आ जाएगा, तो ठीक है, डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो हमारे पास ये न्यूटन मीटर में आ जाएगा। तो देख सकते हैं हमारे पास आंसर आ गया 3.5 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये बस एक एग्जांपल लिया था मैंने, तो इसलिए वैल्यू इतनी कम आई है, ज़्यादा भी आ सकती है अगर मैंने करेक्ट वैल्यू ली होती तो। बट यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितनी जा सकती है मटेरियल में 350, तो उस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए हम कितनी मैक्सिमम से ज़्यादा टॉर्क लगा सकते हैं 3.5, और 3.5 से ज़्यादा टॉर्क लगाई तो मटेरियल गया, क्यों गया, क्योंकि भाई मटेरियल के अंदर 350 से ज़्यादा स्ट्रेस आ जाएगी, इसलिए यहाँ पे शाफ्ट जो है 3.5 से ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर सकती। तो एक तरह से ये जो टॉर्क है यही उसकी स्ट्रेंथ बता रही है कि मैक्सिमम हद से हद कितनी ज़्यादा टॉर्क को रेजिस्ट कर सकती है, तो इसलिए एबिलिटी टू रेजिस्ट द मैक्सिमम ट्विस्टिंग मोमेंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है। दो शाफ्ट हैं, एक सॉलिड है और एक हॉलो है, दोनों का मटेरियल सेम है, तो दोनों का शियर मॉडुलस सेम है, और दोनों का सेम लेंथ भी और सेम वेट भी है, बहुत कुछ सेम है मटेरियल का, बट एक हॉलो और एक शाफ्ट, एक सॉलिड है। ये बताना है कि हॉलो शाफ्ट एज कंपेयर टू सॉलिड शाफ्ट इज मोर लेस Option A, sir. Option A. Option A. Yes, sir. यस सर, बिल्कुल सही जवाब है आपका, ये ऑप्शन ए होगा। लेकिन ये कैसे होगा, कभी आपने निकालने की कोशिश की है? सर इसका तो सर कुछ 15/16 क्या आता सर इसका? क्या बोल रहे हैं? सर ट्रिक है सर इसकी, कुछ नहीं क्या है? ट्रिक देखिए इस क्वेश्चन की वही है, T/J इक्वल टू G(θ/L) इक्वल टू टाउ अपॉन r। हर एक क्वेश्चन की यही ट्रिक है, चाहे आप इसको फॉर्मूला बोलो, चाहे मेथड बोलो, चाहे ट्रिक बोलो, यही लगेगा हर जगह। चलिए लगाते हैं। अभी हमने देखा था पीछे कि स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट क्या होती है, जिसका ट्विस्टिंग मोमेंट ज्यादा हो, सबसे ज्यादा, है ना, जो ज्यादा से ज्यादा ट्विस्टिंग मोमेंट ले सके। तो हॉलो शाफ्ट या फिर सॉलिड शाफ्ट में से जिसका टी ज्यादा आएगा वो उसकी ज्यादा स्ट्रेंथ है, वो ज्यादा स्ट्रांग है। तो दोनों का टी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से टी क्या आया था, जेडपी इंटू टाउ आया था, है ना। तो दोनों में से जिसका ज्यादा टी वो उतनी स्ट्रांग। अब यहाँ पे एक चीज और है कि यहाँ पे सेम मटेरियल बोला हुआ है, सेम मटेरियल बोला हुआ है, मतलब जी दोनों सेम का होगा सर, जी सेम होगा, भी सेम होगा और दोनों का टाउ भी सेम होगा, टाउ मैक्सिमम, क्योंकि जितना ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम स्ट्रेस ले सकता है, किस मैक्सिमम स्ट्रेस पे टूटेगा मटेरियल, वो तो मटेरियल के लिए तो सेम ही है ना, चाहे उसको हॉलो बनाए चाहे सॉलिड बनाए, उसमें मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी आए कि वो टूट जाए, वो तो सेम ही रहती है। तो इसलिए मान लेते हैं 350 रहेगी, तो एक मटेरियल की शेयर स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कांस्टेंट रहती है जिसपे वो टूटता है। तो हम कह सकते हैं दोनों शाफ्ट में से जिसका पोलर सेक्शन मॉडुलस ज्यादा होगा वही ज्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि पोलर सेक्शन मॉडुलस जिसका ज्यादा होगा उसी की टॉर्क ज्यादा होगी, कि मल्टीप्लाई विद सेम क्वांटिटी हो रहे हैं दोनों। अब हमारा क्वेश्चन यही रह गया कि हमें ये पता करना है कि हॉलो शाफ्ट और सॉलिड शाफ्ट में से किसका पोलर मोमेंट, पोलर सेक्शन मॉडुलस ज्यादा होता है। चलिए पता करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं Zp इज इक्वल टू J/R होता है हमारे पास फार्मूला। हमारे पास एक सॉलिड शाफ्ट है और एक हॉलो का ज्यादा होता है सर।
होलो का सेक्शन मॉडुलस ज्यादा होता है। तो इसको मैं प्रूफ देने वाला हूँ अभी, जिससे कि मैथमेटिकली प्रूफ हो जाएगा अभी। इसका डायमीटर d1 है, इसका डायमीटर जो है वो d2 मान लेते हैं, जो बाहर वाला डायमीटर है, और इसका अंदर वाला डायमीटर जो है इसको स्मॉल d2 मान लेते हैं। ठीक है, ये हॉलो है और ये पूरी की पूरी सॉलिड शाफ्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले z सॉलिड क्या होता है, पाई बाई 32 d1 की पावर 4 हो जाएगा, और इसके लिए r क्या हो जाएगा, d1 बाई 2, क्योंकि मैक्सिमम हम कितना दूर जा सकते हैं, r, जो कि d1 बाई 2 है। ये तो हो गया सॉलिड के लिए। अब अगर हम हॉलो के लिए बात करें, z हॉलो क्या हो जाएगा, पाई बाई 32 d2 की पावर 4 माइनस स्मॉल d2 की पावर 4, और उसके लिए r कितना हो जाएगा, ये r सॉलिड है और ये r हॉलो है। इसके लिए मैक्सिमम कितना दूर जा सकते हैं, कैपिटल d2 बाई 2 है ना, क्योंकि हमेशा आउटर रेडियस लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कितना दूर जा सकते हैं, हमेशा आउटर रेडियस तक जा सकते हैं, तो इसलिए d2 बाई 2 हो जाएगा। दोनों का सेक्शन मॉडुलस निकाल लें। z ऑफ सॉलिड डायरेक्ट हो जाएगा पाई बाई 16 d1 की पावर 3 है ना, z हॉलो पाई बाई 16 तो आएगा, लेकिन यहाँ d2 आ जाएगा और यहाँ पे d2 की पावर 4 माइनस d2 की पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कटेगा नहीं ना, यहाँ पे पावर 4 ही रहेंगी और नीचे एक d2 आ जाएगा। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर। बस अब इनको डिवाइड कर दो, हमें रेशो निकालनी है ZS बाई ZH की। तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 16 d2 की पावर 4 माइनस d2 की पावर 4, और नीचे आ जाएगा पाई बाई 16 इंटू d1 की 3 पावर 3। तो यहाँ से कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, पाई बाई 16, तो क्या आ जाएगा, d2 की पावर 4 माइनस d2 की पावर 4 अपॉन d1 क्यूब इंटू d2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब हमें ये देखना है कि अगर ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 आ गई, अगर हमारा ZH बाई ZS ग्रेटर देन 1 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई सेक्शन मॉडुलस हॉलो हो गया। तो हमें किसी तरीके से ये प्रूफ करना है कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, बस यही हमारा टास्क है, ये प्रूफ कर दिया तो हॉलो की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी सॉलिड से। कैसे करेंगे, वैल्यू ले लेते हैं, कुछ d बराबर, बड़ी d बराबर कुछ वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए 5-10 ले लेते हैं, और छोटी d बराबर कुछ ले लेते हैं, 10 से छोटा ही रखेंगे कुछ भी। ऐसे हम वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड और बोला है, यहाँ पे इनका सेम वेट है ना, और सेम लेंथ है ना, ये दोनों चीजें तो अभी तक यूज ही नहीं की हमने। सेम लेंथ और सेम वेट है, इसका यूज करते हैं। हमारे पास ये रिलेशन आया ZH बाई ZS, इसको साइड में रखते हैं अभी के लिए, क्योंकि यहाँ से एकदम से तो नहीं बता सकते कि ये ग्रेटर देन 1 आएगा कि नहीं, लेकिन सेम लेंथ और सेम वेट वाला वर्ड जो बोला है उससे निकाल सकते हैं। लेंथ और डायामीटर जो होगा सर, एक का वो दूसरे के बराबर होगा ना सर? लेंथ बराबर दे रखी है, डायमीटर बराबर नहीं दे रखी है, सिर्फ वेट बराबर दे रखा है। वेट नहीं सर, जो दोनों प्रोडक्ट लेंगे इसका मतलब कि वॉल्यूम तो दोनों सेम आएगा। क्योंकि लेंथ और वेट सेम है, इसलिए इनका एक्चुअली क्रॉस सेक्शन एरिया ही सेम आएगा। यहाँ पे देखिए, वेट सेम होने का क्या मतलब है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। यस सर, mg। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख ले मास को, तो वेट क्या आ गया, रो वी जी। और अगर दोनों का वेट सेम है, मतलब दोनों का डेंसिटी ρ1 v1 g1 इज इक्वल टू ρ2 v2 g2। एक्चुअली g1 g2 नहीं लिखना चाहिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो सेम ही है, और डेंसिटी भी सेम है, क्योंकि मटेरियल सेम था। मटेरियल सेम होता तो डेंसिटी भी सेम रहती है। तो दोनों हॉलो और सॉलिड की वॉल्यूम सेम आ गई। वॉल्यूम दोनों सिलेंडर हैं, एक हॉलो है और एक सॉलिड है। तो पहले लेंथ सेम है तो क्रॉस सेक्शन एरिया सेम हो जाएगा। हाँ, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम हो जाएगा। हाँ, तो डायरेक्ट इसकी वॉल्यूम ही लिख लो, पाई बाय 4 इंटू d1, सॉलिड है ना, सॉलिड के लिए d1 माना था, स्क्वायर इंटू इसकी लेंथ L1 इज इक्वल टू, और उसका क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 d2 स्क्वायर माइनस
d2 स्क्वायर इंटू L2। अब क्योंकि लेंथ सेम है इसलिए L1 L2 भी कट जाएगा, 5/4 से 5/4 भी कट गया, तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया d1 स्क्वायर इज इक्वल टू d2 स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। क्लियर है? सभी को क्लियर है ना कि ये रिलेशन कैसे आया? बस सेम वेट कर दिया हमने दोनों। अब इसी से काम हो जाएगा। सेम वेट हमें क्वेश्चन में दे रखा था ना। हाँ, अभी सब लोग बस म्यूट कर लो और देखो कैसे होता है ये। देखिए, जो d2 की पावर 4, यहाँ पे d2 की पावर 4 है और नीचे d1 क्यूब है ना, तो d1 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको और मल्टीप्लाई बाय d1 इंटू d2 लिख सकते हैं। d1 स्क्वायर की वैल्यू डाल दो जो हमने अभी भी निकाली है, d2 की पावर 4 माइनस d2 की पावर 4 अपॉन d2 स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर हो गया, और इसके साथ में ये भी है d1 d2 भी आएगा क्योंकि वो है ये हमारा ZH बाय ZS चल रहा है। अब a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सर। लगा दो इसको, ऊपर क्या आ जाएगा d2 स्क्वायर माइनस d2 का स्क्वायर कैपिटल और स्मॉल, और दोनों का प्लस सम भी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय d2 स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर इंटू d1 d2। ये कैंसिल हो गया, हमारे पास ZH बाय ZS आ गया सिंपल, d2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन में d1 d2। अभी भी यहाँ से क्लियरिटी नहीं मिली क्योंकि अभी भी हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये ग्रेटर देन 1 आएगा कि नहीं, क्योंकि हमें वैल्यू नहीं पता। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी वैल्यू उठा के डाल दिया। तीन अननोन मिल गया मेरे पास यहाँ पे। हाँ, तो इसलिए क्या करेंगे, जो हमारे पास रिलेशन आया था d1 स्क्वायर इज इक्वल टू d2 स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर, इसका यूज करेंगे अभी फिर से यूज करेंगे इस रिलेशन का एक, और उससे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय d2 और डिवाइड बाय d2 कर देते हैं ताकि नीचे d2 का स्क्वायर बन जाए, तो और ऊपर वाला जो d2 है वो बाहर आ जाएगा, d2 बाय d1 बाहर आ गया और अंदर क्या रह गया d2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन में d2 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया d2 बाय d1 ब्रैकेट में 1 प्लस स्मॉल d2 स्क्वायर अपॉन में कैपिटल d2 स्क्वायर। यहाँ से काम हो जाएगा, ZS बाय ZH ZH बाय ZS की वैल्यू आ गई, हॉलो शाफ्ट का सेक्शन मॉडुलस और सॉलिड शाफ्ट का सेक्शन मॉडुलस के रेशो आ गई। ठीक है, अब क्या करें, अब कैसे बताएं कि ये 1 से ज्यादा होगी? अब यहाँ से एक चीज तो पता चल गई, ये जो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी है ये ग्रेटर देन 1 है क्योंकि 1 प्लस में कुछ हो रहा है ना, तो 1 से तो बड़ी आएगी ब्रैकेट वाली क्वांटिटी, ये तो हम क्लियर है क्योंकि 1 में प्लस हो रहा है कुछ। अब हमें ये देखना है कि d2 बाई d1 1 से बड़ा है कि नहीं। उसके लिए हम इस रिलेशन पे आते हैं, इस रिलेशन से d2 निकालिए, d2 स्क्वायर इज इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि d2 जो है वो कैसे आ रहा है, d1 स्क्वायर में प्लस करके कुछ आ रहा है, मतलब यहाँ से क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि d2 जो है वो ग्रेटर देन d1 पक्का होगा ही होगा क्योंकि d1 के अंदर कुछ प्लस करके आ रहा है d2। इसका मतलब d2 बाई d1 आ गया सर, आ गया। ये भी ग्रेटर देन 1 है, ये भी ग्रेटर देन 1 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 1 होगा, तो बस ZH बाय ZS इज ग्रेटर देन 1। तो आ गया ZH इज ग्रेटर देन ZS। तो यहाँ से कह सकते हैं कि हॉलो शाफ्ट जो है इज मोर स्ट्रॉन्ग।